हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 1 में भूमिका और नामकरण पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम भौगोलिक विस्तार पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 में इसका नगर नियोजन पढ़ चुके हैं। और आज हम इनके प्रमुख स्थल और हड़प्पाई लिपि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि प्रमुख स्थल में दोस्तों है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदुरो, रोथर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावरी, धौलावीरा। ये सब आज डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। आप हेडिंग लीजिए ऊपर में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। दोस्तों, अब लिखिए 1 नंबर में हड़प्पा। तो इसके बारे में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा में की गई। इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। हड़प्पा सभ्यता है ना, क्योंकि सर्वप्रथम इस स्थल की खोज यहीं पे की गई थी, है ना।
सर्वप्रथम खोज है ना, सर्वप्रथम खोज जो है ना, क्योंकि सर्वप्रथम खोज इसका यहीं पे किया गया है, यहीं पे इसी स्थल का हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा किया। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। दोस्तों जैसे अपना हिंदुस्तान में एक है पंजाब, उसी से सटा हुआ पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है। स्टुअर्ट पिगत ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। तो दोस्तों स्टुअर्ट पिगट जो हैं ये एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं। इसने इसे हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो दोस्तों ये जो है स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा
के लिए नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है, जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे बिहिरर ने माउंट एबी ब्रैकेट में दोस्त इंग्लिश में लिख लीजिए, माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। तो दोस्तों, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस सिरे पर यह दुर्ग बना है उसे ब्रीहर यानी एक इतिहासकार है ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। तो दोस्तों, ये जो था ये नगर जो है पश्चिम की ओर बना था। 2 भागों में हमने बताया था। नगर जो है वो ज़्यादातर नगर जो पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो 2 भागों में विभक्त है। एक ऊंचा भाग है ना, ये ऊंचे की ओर है, ऊंचे, और ये ऊंचे पर स्थित है, ऊंचाई पर पश्चिम की ओर जो है। और इसमें हमने बताया था कि शासक वर्ग रहते थे, तो यही नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। और इधर जो रहते थे ये बड़ा था थोड़ा सा, और इधर जो थे इस बायथी में
इसमें आम आदमी रहते थे। आम आदमी है ना, हमने बताया था ज़्यादातर जो पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दोस्तों पश्चिम की ओर है ना, तो ये जो है पश्चिम की ओर बना है ना, नगर की रक्षा के पश्चिम की ओर दुर्ग का निर्माण किया गया है तथा यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, यानी कि इधर से इधर की ओर 415 मीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम की ओर 195, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे 415 मीटर ये लंबा है, इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर है ना, कह सकते हैं 415। और पूर्व से पश्चिम की ओर यह दुर्ग जो है पूर्व से 195 मीटर है ना, 195 मीटर पूर्व से पश्चिम की ओर जो यह दुर्ग है 195 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 195 मीटर। और उत्तर से नॉर्थ से साउथ साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक 415 मीटर है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जिस पर बना है उसे व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा यानी प्रदान किया, यानी कि माउंट एवी कहा है। यह दुर्ग जो बना है इसी दुर्ग को माउंट एवी कहा है व्हीलर ने, है ना। ये जो दुर्ग बना है इसे माउंट एवी कहा है। किसने कहा है? तो व्हीलर ने दोस्तों, व्हीलर नाम का इतिहासकार ने, व्हीलर नाम का इतिहासकार ने इसे कहा है ना। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों
हाँ दोस्तों, अब देखिए। दोस्तों यहीं पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य मिला है। इसे लगभग उर्वरता के देवी के रूप में अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर गेहूं, जौ, अनागार भी मिला है। दोस्तों, अब ये हो गया हड़प्पा। अब दूसरा हेडिंग दीजिएगा। दूसरा दीजिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ऐसा क्यों है? मोहनजोदड़ो। इसकी सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है।
यह सिंध, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पाकिस्तान, के ररखाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी सिंधी भाषा में अर्थमेतकों का टीला होता है। दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो है, इसकी सिंधी भाषा में अर्थमेतकों का टीला होता है। यह सिंध, पाकिस्तान के ररखाना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये सब हम आपको मैप में दिखा देंगे, अभी इसके बारे में जान लेते हैं। पहले सर्वप्रथम इसकी खोज राखरदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। दोस्तों, इसकी खोज राखरदास बनर्जी ने की थी। लेकिन दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में की थी? तो इनके अध्यक्ष यानी किसके नेतृत्व में, यानी कि दोस्तों, किसके नेतृत्व में यानी किसके अध्यक्ष यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्त सर जॉन मार्शल, है ना। इसके अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। दोस्तों, हमने बताया था कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज राखरदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको शायद बताया था। खोज, दोस्तों, इसकी खोज किया था राखरदास बनर्जी ने, लेकिन इसके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, है ना। यानी कि अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिए रिपब्लिक सिस्टम थी। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी, यानी रिपब्लिक, है ना। बेहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच
जरकुंड या जलाशय बना है। तो दोस्तों, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। आपने दोस्तों देखा होगा, इसके इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है ना। केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच दोस्तों, केंद्रीय प्रांगण के बीच है ना जलकुंड बना है ना। तो दोस्तों, ये से अंदाजा लगाया जाता है कि ये इनका धार्मिक महत्व होगा, है ना। धार्मिक महत्व है इस स्नानागार का। और दोस्तों, इस स्नानागार के बगल में साइड में कुआं भी है ना। इसके साइड में कुआं भी है कि जिससे कि पानी लाके इसमें भरा जा सके, और फिर इससे पानी निकालने की व्यवस्था है। पानी निकालने की व्यवस्था है ना, ताकि दोस्तों पानी निकालने की व्यवस्था, जबकि ताकि जब पानी गंदा हो जाए तो उसमें निकाल के फिर से कुएं से उसमें पानी भरा जा सके, है ना। दोस्तों, तो आइए अब यह पॉइंट क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, चलिए। तांबे तथा तीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। दोस्तों, तांबे तथा तीन को जो मिलाकर तांबे और तीन के जो मिलाकर का कांसा बनता था, ये यहाँ के लोग जानते थे बनाना। और कांसे का निर्माण मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है ना, इसी कांसे की। और दोस्तों,
दोस्तों यहीं पे योगी के मुद्रा में चित्र मिला है, जिसे पुजारी के रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों यहाँ से कॉटन है ना, कॉटन यानी कि सूती कपड़े है ना, सूती कपड़े का साक्ष्य है ना, यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है मोहनजोदड़ो से, है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ ये जो लोग थे ये घोड़े से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे। सतही स्तर पर घोड़े का कंकाल मिला है ना। सतही यानी कि ऊपर से ही घोड़े का कंकाल मिला है। यानी कि कह सकते हैं यद्यपि घोड़े लोकप्रिय नहीं थे, परंतु ये लोग जो थे सिंधव सभ्यता के, ये घोड़े से परिचित थे, घोड़े से क्या थे, परिचित थे। दोस्तों मोहनजोदड़ो हो गया। अब 3 नंबर में देखते हैं। अब 3 नंबर में चन्हुदुरु। अब 3 नंबर में लिखिए चन्हुदुरु प्रमुख स्थल में, चन्हुदुरु। प्रमुख स्थल में चन्हुदुरु लिख के अब लिखिए यह सिंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत है ना, सिंध प्रांत। तो कहाँ में है दोस्तों, पाकिस्तान है ना, सिंध प्रांत पाकिस्तान।
में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैकाले मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। दोस्तों देखिए, चनहुदरो एकमात्र पुरास्थर है। चनहुदरो एकमात्र पुरास्थर है जहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं। तो दोस्तों, यह सिंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी और 1934 में इसकी खोज हुई और 1935 में अर्नेस्ट मैके यहाँ उत्खनन करवाया। दोस्तों, चनहुदरो एकमात्र पुरास्थर है जहाँ से बकराकार है ना, इसको जहाँ से बकराकार ईंटें मिली है। दोस्तों, यहाँ पर चनहुदरो में यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दुर्ग नहीं था, है ना। चनहुदरो से पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर हो गया, मतलब कि पहले की, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन है ना, संस्कृति झुकर झांगर
के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों चन्होडो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन यानी हड़प्पा के पहले की जो संस्कृति है, क्या है संस्कृति, झूकर झांगर के अवशेष यहाँ से मिले हैं, है ना। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक और औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक केंद्र था। जहाँ मणिकारी मुहर बनाने भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने की कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी। दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। क्यों? क्योंकि यहाँ से मणिकारी मुहर बनाने भार माप के भटकरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने की कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी। तो अर्नेस्ट मैके ने क्या खोज किया? मनका बनाने का कारखाना और भट्टी, है ना दोस्तों। तो ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों अब 4 नंबर पे दीजिए हेडिंग लोथर।
यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के जो सरगवाड़ा ग्राम है वहाँ पे, और भोगवा नदी के तट पे है ना, दक्षिण में। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने 1955 में की थी। तो इसकी खोज जो है सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी, है ना। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह पत्तन है ना था, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, है ना। तो पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए यह एक प्रमुख स्थल बंदरगाह था, ऐसा समझ सकते हैं ना। लोथर में नगर को दो भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। दोस्तों हमने बताया था कि ये सब कि सिंधु सभ्यता में दो भागों में नगर को बांटते थे समानता, लेकिन यहाँ पर लोथर में देखिए, लोथर में नगर दो भागों में ना बंटकर दोस्तों एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था, है ना। यानी कि दो भाग में नहीं था बता, शासक वर्ग और समान आदमी के लिए जो बटे हुए थे वो नहीं था बता, एक ही प्राचीर यानी एक ही दीवार है ना, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए समझने के दीवार,
एक ही दीवार से घिरा हुआ नगर था, दूरीकृत किया गया था, ऐसे समझ लीजिए। अब दोस्तों अब 5 नंबर पर दीजिए हेडिंग, राखी गधी। ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल है ना, यह प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर, वही जो यानी व्याघ्र प्राचीर के दीवार लिखे गए, यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से अन्नागार मिले हैं और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सुरक्षा के लिए घेरेबंदी जो कहते हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। जिनके नष्ट हो जाने का क्या है दोस्तों, खतरा है। तो मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो ये रहा दोस्तों राखी गधी के बारे में। अब अगला हेडिंग दीजिए 6 नंबर, कालीबंगा। तो दोस्तों यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है।
काली बंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। तो दोस्तों यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है, यानी घग्गर नदी के बाएं तट पर है ना राजस्थान के। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियां है। ये हम दोस्तों कालीबंगा में लिख रहे हैं, कालीबंगा है ना। कालीबंगा में ये दोस्तों हम लिख रहे हैं। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। तो दोस्तों इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। और तथा 1961 में 1961 यहाँ लिख लीजिएगा ईस्वी में 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में खुदाई की गई। तो किनके निर्देशन में खुदाई की गई? बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में 1961 में इसकी खुदाई की गई। और इसकी खोज 1951 में अमरानंद घोष द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ से भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ भवनों का निर्माण जो है कैसे हुआ था? वो कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। ऐसे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में समानता क्या है? जो वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ जो भवनों का निर्माण वो कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। और यहाँ से अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से अलंकृत ईंटों का भी दोस्तों क्या है? साक्ष्य मिला है। काली बंगा में शवों के
अंत्येष्टि संस्कार हेतु तीन विधियां जिसमें पहला आप लिख सकते हैं पूर्ण समाधिकरण। दूसरा हम लिख सकते हैं आंशिक समाधिकरण। और तीसरा हम लिख सकते हैं दाह संस्कार। है ना। तो दोस्तों पूर्ण समाधिकरण का मतलब हो गया कि पूरे तरह से दफना देना, और आंशिक समाधिकरण का मतलब हुआ कि चीर और कौवे, है ना, चीर कौवे ये सब को पहले खिला के उसके बाद जो बच जाता है उसे दफनाना है। चीर कौवे, है ना, इस सब को खिला के, है ना, फिर छोड़ दिया जाता था। जब ये लोग को खिलाकर जो बच जाता था उसे दफनाया, इसी को आंशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार यानी कि जलाने का, जो अभी जो जलाते हैं दाह संस्कार, ये हुआ, है ना। तो ये यहाँ सबों के अंत्येष्टि की संस्कार है तो तीन विधियां थी, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का थैंक्स।